देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान। आज से आत्मनिर्भर भारत 3.0 की शुरुआत, कई सेक्टरों को राहत देने का ऐलान। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की हुई घोषणा। संगठित क्षेत्र में रोजगार को मिलेगा बल। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान में 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के दौरान नौकरी गंवाने वालों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चयनित अभ्यर्थियों से किया संवाद। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई है। संगठित क्षेत्र में इससे रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े हुए थे या जिनकी नौकरी इस साल 1 मार्च से 30 सितंबर तक के बीच चली गई हो। ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक रहेगी। केंद्र सरकार अगले 2 साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12% कर्मचारी और 12% नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगा। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारियों के हिस्से का 12% देगा। 65% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी। First, the state of the economy, there is definitely a strong recovery scene that is emerging. Active cases of COVID have declined from 10 lakhs to 4.89 lakhs. And the case fatality rate has also come down. It is at 1.47 as it stands now, 1.47%. Looking at the economy, they are giving us this monthly report which predicts a strong return to proper growth of the Indian economy, to positive growth, and in Q3 itself there could be a strong growth which will bring into the positive terrain, and the expectation earlier was that it will be probably in the 4th quarter that we will reach that kind of a number, but RBI predicts probably that will happen even in the Q3. निर्मला सीतारमण ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECGLS को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 20% कार्यशील पूंजी का प्रावधान है। इसके तहत कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम ECGLS के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपए वितरित भी कर दिए गए हैं। इससे उद्योगों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दी गई है। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई हैं, ऊंचले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पीएम आवास योजना अर्बन के लिए 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे देश के गरीबों को फायदा होगा। 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे बाजार में मांग पैदा होगी और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचार आज भी देश के युवाओं का पथ प्रदर्शन करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत विवेकानंद जैसी महान विभूति का जन्म भारत भूमि पर हुआ,
जिसे लेकर देश खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। प्रधानमंत्री का हमेशा से यह कहना है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके जीवन काल में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से 1438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से भी नियुक्ति पत्र दिए। इन अभ्यर्थियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनसे भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी तरह की अन्य कोई अड़चन सामने न आने के बारे में पूछताछ की। इसका जवाब देते हुए चयनित इंजीनियरों ने कहा कि चयन से लेकर पद स्थापना तक पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती गई। वास्तव में मेरी शुरू से ये मान्यता रही है कि हमें प्रदेश के अंदर योग्य जो हमारे तकनीशियन हैं, इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के विभागों की पूरी कायाकल्प की एक योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम लोगों ने प्रदेश के सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग का नाम बदल करके जल शक्ति विभाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये जल शक्ति, यह जनशक्ति उस जल शक्ति का प्रतीक बन सके, इस दिशा से चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से करवाना और चयन की प्रक्रिया के बाद जो सफलतम अभ्यर्थी हैं, इन सभी को उनके योग्यता के अनुरूप, उनके स्वयं की प्राथमिकता के अनुरूप जनपदों में तैनाती भी प्राप्त हो सके, इस एक प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, 1438 नए अभियंता किसी एक विभाग में एक दिन में उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापना का कार्यक्रम आयोजित हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया। राजभवन के प्रांगण में आयोजित अनावरण कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रांगण में ही लगाई गई एक पांडुलिपि प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तुति ग्रंथ के विभिन्न पृष्ठों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया। इस मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। आज धन्वंतरी जयंती है। इस मौके पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट वाराणसी में विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन व हवन हुआ। इसमें कॉलेज के संपूर्ण छात्र छात्राओं के साथ अधिकारी कर्मचारी आदि भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। सभी ने पूर्ण आहुति दी तथा कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की गई।
देखिए, आज जो है कार्तिक की जो त्रयोदशी है, जिसमें कि हम लोग भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक, उनका हम लोग पूजन अर्चन करते हैं। ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी का उद्भव हुआ था, हाथ में अमृत कलश लेकर। और आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करते हैं। और इस समय जो कोरोना की महामारी है, उससे हम सबको दूर रखें, सभी बीमारियों से हम सबको स्वस्थ रखें, स्वस्थ खुशहाल रखें। इसी के लिए हम लोग यहाँ हर वर्ष ये धन्वंतरी पूजन कार्यक्रम करते हैं, इसमें हवन और पूजन दोनों ही होते हैं। अयोध्या में हर वर्ष आयोजित होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम इस वर्ष भी आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इस बार दीपोत्सव में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने तैयार की है एक विशेष रिपोर्ट। आइए देखते हैं। अयोध्या का यह वो रामकथा ऐतिहासिक पार्क है जहां पर पिछले 4 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान के लंका वापस आने के बाद राज्याभिषेक करते हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि महामारी के चलते लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए सारी कुर्सियां दूर दूर लगाई गई हैं। कम से कम दर्शकों को रखा गया है, वर्चुअली दिखाने की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे देश और प्रदेश की जनता देख सके। राम की पैड़ी एक बार फिर से तैयार है। दीपोत्सव के लिए भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर लंका से वापस आने पर राम की पैड़ी और अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। अनंत काल से चली आ रही भगवान राम के प्रति श्रद्धा अनंत काल तक चलती रहेगी। राम के चरित्र, राम के गुण लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं। पतित पावनी सरयू का तट एक बार फिर मुदित है। उसके घाटों पर आज भक्तों का सैलाब कम है, क्योंकि कोविड महामारी के चलते लोगों को भीड़ से बचाने के लिए रोक लगाई गई है। लेकिन यह तट हर साल की तरह एक बार फिर सजा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां पर मां सरयू की आरती करेंगे और इसी सरयू की आरती के साथ अपने पर्यावरण को, अपने देश की नदियों को संरक्षण के प्रति संदेश भी देंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां सरयू की आरती और दीपोत्सव का यह कार्यक्रम, जिसके लिए वेद पाठी बच्चे यहां पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। दीप प्रज्वलन के मामले में अयोध्या हर साल अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ती है। 5,51,000 दीपों के जलाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है और ये बहुत ही श्रम का कार्य होता है। एक दिन पूर्व से ही राम की पैड़ी पर दीपों को रखा जाता है। अयोध्या के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इस पूरे कार्यक्रम को संपादित करती हैं, दीपों को रखने से लेकर के जलाने तक। इस बार पूरी अयोध्या में 10 लाख दीपों को जलाने के लिए आह्वान किया गया है, व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वर्चुअल दीपोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अयोध्या राम की नगरी है। राम की मर्यादा को स्थापित करने के लिए यह दीपोत्सव कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से सरकार प्रयासरत है, जिस तरह से अयोध्या के लोग प्रयासरत हैं, निश्चित रूप से यह अद्भुत कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा तो लोगों को राम के चरित्र की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। सुल्तान अहमद के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या।
दीपों के पर्व दीपावली में राजा राम के लंका विजय के बाद राम और सीता के अयोध्या वापसी के साथ साथ इस वर्ष राम मंदिर निर्माण की खुशी भी देखने को मिल रही है। अयोध्या के नंदीग्राम भरत कुंड पर दीपावली से एक दिन पहले भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद सबसे पहले श्री राम यहीं पहुंचे थे। भरत श्री राम की खड़ाओं के साथ वैभव को त्याग कर इसी नंदीग्राम से ही राजकाज चला रहे थे। भाई राम के अयोध्या वापसी का समाचार जब भरत को मिला तो यहीं उन्होंने दीप प्रज्वलित कर भगवान राम की अगवानी की थी। ये सूचना जब अयोध्या वासियों को मिली तब उन्होंने इसकी भव्य तैयारी की और दूसरे दिन भगवान श्री राम के आगमन पर पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया। तोरण द्वार बनाए गए और लोगों ने अपने घरों के सामने रंगोलियां बनाई। पूरी अयोध्या भगवान राम के आगमन पर सजी हुई थी और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। जब राम जी 14 वर्ष के बाद वापस आते हैं तो पहले तो हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी समाचार दिए, उसके बाद राम जी आए तो सारे लोग बड़े उल्लास में हो गए। घर घर द्वार द्वार कलश सजाया गया, बंधनवाल लगाया गया, शाम को दीपक का उत्सव मनाया गया। ये राम जी के आने के बाद ये दीपोत्सव यहाँ से शुरू हुआ है और ये खास नंदीग्राम का है क्योंकि राम जी जो आए हैं नंदीग्राम तक आया है विमान। नंदीग्राम में विमान आया है और यहीं से विमान वापस चला गया। राम जी यहाँ जो है अपना 14 वर्ष का जटा बनाए, उसके बाद फिर अयोध्या में प्रवेश हुए, रात तिलक हुआ, दीप उत्सव मनाया गया। अब तो बहुत बहुत आनंद आ गया। वो वही उल्लास है जो राम 14 वर्ष के बाद आए थे, वैसे आज उल्लास है कि राम का मंदिर बन रहा है। जनपद फतेहपुर के औंग कस्बे में कृषि अभिनव और नवाचार प्रस्तुति कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील किसान राम सिंह पटेल और शैलेंद्र सिंह पटेल द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार के लिए खेतों में सह फसली मॉडल द्वारा कृषि की जा रही है, जिसे देख करके किसानों को कृषि में नवाचार के प्रयोग कर किसानों की आय बढ़ाने के बारे में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कृषि में नवाचार व सहफसली मॉडल कृषि के बारे में जानकारी दी और कहा कि राम सिंह के द्वारा सहफसली कृषि मॉडल बहुत ही सराहनीय है। किसानों के सहयोग के लिए KVK के वैज्ञानिक किसानों की हर संभव मदद करेंगे। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जैसा मैं जब खेती करना शुरू किया था तो लोग कहते थे गंवारों खेती। मैंने उनकी बात का ध्यान न दे करके एक उस रास्ते पे चला कि आज बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज मेरे खेतों पे कुलपति जैसी महान हस्तियाँ पूरा आज मेरा फार्म हाउस देखा, विजिट किया, मंत्री जी ने देखा, DM साहब ने देखा, तो एक गौरव की बात होती है। मुझे हर्ष होता है कि वही जो लोग कहते थे गाँव आज पढ़ा लिखा किसान खेती करके आज कुलपति और मंत्री और विधायक DM को अपने खेतों पे विजिट पे आकर्षित कर रहा है। हम लोग जैसे मूल खेती धान गेहूं पे करते हैं उससे हटकर हम लोग कुछ नया करने के सोच रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। लहसुन है, प्याज है या टमाटर है, गोभी है, इस चीज़ में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उससे हमको ये लगा कि हमारी आमदनी भी बढ़ रही है आगे और हमको कुछ नया सीखने को मिला। जो हमारे दूसरे किसान बाहर से आ रहे हैं उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं हम लोग कि नया है, कुछ नया किया है। जैसे आय दोगुनी करने की बात होती है तो कहने से तो बहुत अंतर होता है, लेकिन जब आदमी प्रत्यक्ष में देख रहा सामने कि नहीं वास्तव में इन्होंने क्या किया और कैसे किया है तो उसका अलग रिजल्ट निकलता है। फतेहपुर जिले के जितने किसान हैं उतना अगर अपने खेतों में कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है और पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक अच्छा मॉडल काम हो सकता है। तो इस तकनीक में जो भी वैज्ञानिक तौर तरीके हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो समय समय पर डेवलप किया जाता है उसको हम इसमें इनपुट जरूर रखेंगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी वैज्ञानिक हैं इनके खेत पे हमेशा आते रहते हैं और शायद उसका लाभ उनको अवश्य मिल रहा है। श्रावस्ती में निर्माणाधीन हवाई पट्टी का विशेष सचिव मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन सुरेंद्र कुमार सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण कर कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानक के अनुरूप अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के लिए राजकीय निर्माण निगम को जरूरी निर्देश भी दिए। श्रावस्ती में कटरा स्थित श्रावस्ती एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और नए साल में श्रावस्ती एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों को हरी झंडी मिल सकती है।
नवनिर्मित एयरपोर्ट पर अब तक हवाई पट्टी का 4000 मीटर बाउंड्री वॉल, रनवे, एप्रन, टैक्सीवे रोड, फायर स्टेशन, टर्मिनल बिल्डिंग का रिनोवेशन का कार्य पूरा हो गया है और रनवे के समानांतर ग्रेडिंग का कार्य चल रहा है। हवाई पट्टी पर 5 वॉच टावर बनने थे, जिनमें से 4 वॉच टावर बन गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में किए गए वर्चुअल संवाद के जरिए उद्यमियों से ये आह्वान किया गया था कि आप अपने यहां काम करने वाले वर्करों को एक साफ सुथरा माहौल दें, जिसको उद्यमियों ने पूरा करते हुए अपने यहां साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था के साथ सफाई, पुरुष महिला प्रसाधन की व्यवस्था और बच्चों के लिए एक अलग रूम में खिलौने भी रखे जाने का बंदोबस्त किया है। वर्करों के लिए यहां साफ सफाई की व्यवस्था के साथ ही उनके बच्चों के लिए एक अलग रूम में खिलौने रखे गए हैं। इसके दौरान वर्करों को कोई तकलीफ होती है तो उनका प्राथमिक उपचार करने के साथ ही रेस्ट रूम की भी व्यवस्था की गई है। मेरा नाम विजय यादव है। हम लोग को यहाँ सब सुविधा अच्छा है, काम करते बनारस ब्रिज में ठीक है और लैट्रिन बाथरूम सब साफ सफा है और बच्चे भी आ जाते हैं तो उनको भी रूम अलग से दिया गया है, वहाँ पर ठीक है। यहाँ साफ सफाई पूरा रहती है अभी, बाथरूम वाथरूम भी एकदम साफ सुथरा, पूरा डिपार्ट भी साफ सुथरा, सैनिटाइज होते है, पर डे होता है, गेट पे चेक इन होता है, उकार मशीन से चेक इन होता है, सैनिटाइज होता है, सब चीज़ मतलब होता है। हाँ, बनारस में काम करते हैं, यहाँ का माहौल साफ सुथरा है, अच्छा है। हाँ, कैंटीन है, खाने पीने की भी व्यवस्था है। बच्चे आते हैं तो एक अलग से रूम है, उसमें खिलौना उलौना सब है, बच्चे की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग बच्चे को उसमें रख के काम करते हैं। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। हमने महिलाओं को जो बच्चे आते हैं उनके लिए खेल के लिए भी कमरा बनाया हुआ है। बाथरूम देखिए कितने साफ हैं। महिलाओं के बाथरूम हमारे अलग हैं, पुरुषों के बाथरूम अलग हैं। पूरी फैक्ट्री में हम लोग इतनी सफाई और हेल्थ का ध्यान रखते हैं और लेबर का कि शायद इंडस्ट्रियल एस्टेट या बनारस की पहली फैक्ट्री होगी जिसने किसी लेबर का ड्यूरिंग कोविड एक पैसा नहीं काटा है। हम लोग को परमिशन मिल गई थी फैक्ट्री चलाने की, जब से सबको पूरी तनख्वाह दी गई है। जनपद शाहजहांपुर में दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री की मुहिम आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने वामा सारथी की ओर से मेले का आयोजन कर एक नई शुरुआत की। इस 3 दिवसीय मेले में लगाए गए स्टॉलों के साथ ही मुख्य रूप से लोकल उत्पादों को निःशुल्क स्टॉल भी उपलब्ध करवाए गए ताकि पुलिस कर्मियों को भी लोकल उत्पाद आसानी से मिल सके और वहीं लोकल उत्पाद बनाने वालों को नया बाजार उपलब्ध हो सके। मेले का उद्घाटन बरेली रेंज की डीआईजी की पत्नी मीना पांडे ने फीता काटकर की। मीनू पांडे ने बताया कि दीपावली मेला वामा सारथी की ओर से एक नई पहल है। दीपावली मेला जो करवाया है उसी के लक्ष्य में ये जो स्टॉल्स लगे हैं सब करें तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसके लिए मैं बहुत इनकी सराहना करती हूँ। इन लोगों के छोटे छोटे सामान जो कि क्योंकि बाहर निकल के लेना बड़ा मुश्किल है इस समय कोविड के समय में, तो हम चाहते हैं कि सभी आएँ और यहाँ पे आके और सस्ते और अच्छे सामान भी उपलब्ध होंगे उनको। दिवाली की सारी शॉपिंग भी अच्छी हो जाएगी उनकी और वो अपना आगे कहीं बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको और इस तरह से आदमी कोरोना से बचा भी रहेगा। है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है आत्मनिर्भर भारत का, तो उसके तहत यहाँ पर भी जो आप देखेंगे आगे जो स्टॉल लगे हुए हैं उसके जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। माटी कला बोर्ड से संपर्क करके उनके द्वारा बनाए गए कुछ अच्छे खिलौने इत्यादि इनका भी एक यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। और भी कहा गया लोगों से यदि लोकल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे स्टॉल लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, जिससे उनको भी एक अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म। पूर्वांचल में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल का एक उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाराणसी में विकसित किए जाने की मंजूरी भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने दे दी है। ये जानकारी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने वाली वाराणसी की बास्केटबॉल खिलाड़ी पद्मश्री विजेता प्रशांति सिंह ने दूरदर्शन को दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान आग्रह करने के बाद 10 नवंबर को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर उन्हें इस बारे में जानकारी दी। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों से बात की। उनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल की पद्मश्री विजेता प्रशांति सिंह से भी बात की। प्रशांति ने खिलाड़ियों के लिए, पूर्वांचल के देश के खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आपने मांग ही लिया तो मिलेगा। उसके बाद 10 तारीख को इनके पास केंद्रीय खेल मंत्री का एक ट्वीट आया जो प्रशांति खुद बताएंगी कि उसमें क्या था। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ मेरे लिए, क्योंकि 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री से बात करना इटसेल्फ वाज बहुत बड़ा ऑनर था। ये कि हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे सांसद हैं और हम लोग प्रधानमंत्री जी से बात किए, संवाद किए, तो उसमें पूरे खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला। तो ये अपना जो भी मेरा काम था मैंने किया कि अपनी बात रखी। पूर्वांचल में, इस पूरे पूर्वांचल के 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखेंगे, पूरी परिधि में 200 किलोमीटर की परिधि में कोई भी नेशनल लेवल का एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। तो इस समय खेलो इंडिया की एक स्कीम चली रही है, हर जगह NCOE बन रही है जो कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई एक अगर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें मिल जाता है पूर्वांचल में, स्पेशली बनारस में, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ये पूरे पूर्वांचल के लोगों को जो हमेशा भागना पड़ता है मेट्रोज की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। प्रतिभा पलायन यहाँ से थोड़ा बंद हो जाएगा। तो ये बात रखी थी मैंने। और 10 तारीख को ही रात को मैं बैठी थी और मेरे मोबाइल पे ऐसे एक टिंग हुआ, तो मैंने तो देखा कि मुझे टैग किया हुआ है। तो जो हमारे खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने मुझे टैग करके मुझे टैग किया और मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ जो संवाद था वो उन्होंने ट्वीट किया था। और साथ ही में लिखा था कि जैसे सारे देश में हर जगह NCOE खुल रहा है, वैसे ही बनारस में भी ऐसा खोला जाएगा। तो ऐसा उन्होंने एक तरह से घोषणा ही की अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से। तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है। देश बदल रहा है, लेकिन काशी का संस्कार वो यही सिखाता है जो प्रशांति ने किया। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए मांगा, अपने भविष्य के खिलाड़ियों के लिए मांगा, प्रधानमंत्री से, अपने सांसद से। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान। आज से आत्मनिर्भर भारत 3.0 की शुरुआत, कई सेक्टरों को राहत देने का ऐलान। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की हुई घोषणा। संगठित क्षेत्र में रोजगार को मिलेगा बल। पंजीकृत EPFO प्रतिष्ठान में 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के दौरान नौकरी गंवाने वालों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चयनित अभ्यर्थियों से किया संवाद।